चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुलुंद में जॉनसन एंड जॉनसन सिग्नल अलौकिक गतिविधि के केंद्रों में से एक है। न केवल वहां पर सफेद साड़ी में एक महिला इस गली में घूमती है, बल्कि यहाँ खासकर अमावस्या की रात में कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं घातक होती हैं। जो लोग इससे बच गए वे लोग कहानियां सुनाते हैं कि उन्होंने किसी की सहायता करने की कोशिश की और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनकी सोच से भी परे था। तो आइए जानते हैं यहीं पर घटा हुआ एक ऐसा डरावना किस्सा जो आज भी यहाँ पर काफी मशहूर माना जाता है। दोस्तों, रात के अंधेरे में मेरा सफर शुरू हुआ था। मैं काफी समय से गाड़ी चला रहा था। मेरे बगल में मेरा दोस्त जय काफी आराम से बैठा हुआ था। ज्यादा देर तक ड्राइव करने से मेरा सर भारी हो रखा था और बाहर की तरफ काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में घर जाने की जल्दी भी थी, लेकिन साथ ही पेट में चूहों ने भी भगदड़ मचा के रखी थी। ऐसे में बस किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां कोई होटल बनी हुई हो। लेकिन जब इस रास्ते को देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि इस रास्ते पर कोई होटल भी हो सकता है। उस रास्ते के दोनों छोर पर ज्यादा चहलकदमी तो नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। होटल का मिलना तो शायद यहाँ पर असंभव था, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। बस यही उम्मीद जताए मैं अपनी गाड़ी को सपाट पड़ी रोड पर भगाता ही जा रहा था। थोड़ी सी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक ठेले वाला दिखा। हालांकि हमें वो ठेले वाला नजर तो आया, लेकिन उसके बगल में एक बड़ी सी ट्रक खड़ी हुई थी। उस ट्रक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्रक अभी अभी किसी कबाड़ खाने से यहाँ पर आई हो। उसकी हालत बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी, लेकिन फिर जैसे मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर उस ट्रक को गौर से देखा तो मैंने पाया कि उस ट्रक का इंजन एकदम सही था और आगे की बॉडी भी एकदम तगड़ी लग रही थी। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बंजर पड़ी भूमि में क्या कर रहा है। यही सोचते हुए मैंने उस ट्रक के एक राउंड लगाया तो मैंने देखा कि उसके आसपास मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से जो ठेले वाला मुझे दिखाई दिया था तो वहां पर अब वो भी मौजूद नहीं था। ऐसे में अब हमारा वहां से वापस निकलना ही ठीक था और उसके बाद मैं वापस से गाड़ी में आया तो तब तक मेरा दोस्त जय मेरा वेट कर रहा था। जैसे मैं गाड़ी में पहुंचा तो मेरे दोस्त जय ने कहा, भाई देख, बाहर की तरफ तो यार जोरदार बारिश होने का मौसम हो गया है, अब हमें जल्दी से निकलना चाहिए। लेकिन इधर मेरे पेट में चूहों की भगदड़ अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कहीं पानी भी मिल जाता तो आराम से सफर कट जाता। उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा। हम दोनों वहां से थोड़ी दूर पहुंचे थे कि तभी मेरे दोस्त जय ने कहा, भाई यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, देख कितनी देर से ये गाड़ी वाला हमारे पीछे ही आ रहा है। जैसे मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो मैंने पाया कि एक गाड़ी बहुत ही स्पीड में हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हैरान की बात तो ये थी कि जब भी मैं गाड़ी की स्पीड को कम करता तो उस गाड़ी की स्पीड हमारी गाड़ी के साथ ही कम हो जाती और जैसे मैं रफ्तार को फिर से बढ़ाता तो वो गाड़ी फिर से रफ्तार से चलने लगती। ऐसे में एक बात तो ये तय थी कि ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। फिर मैंने अपने दोस्त जय से कहा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, लगता है वो बंदा रास्ता नहीं जानता है, ऐसे में वो आगे जाने से डर रहा है, तो ऐसे में हमें ही आगे चलना चाहिए। मेरी बात सुनकर जय ने भी हामी भरी और उसके बाद गाड़ी में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर तक तो गाड़ी उसी रफ्तार से चलती रही, लेकिन फिर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। अचानक वो साधन जो पीछे की तरफ काफी देर से हमारा पीछा कर रहा था वो मेरी गाड़ी के बहुत ही करीब से गुजर गया। वो इतने करीब से गुजरा कि मैं एकदम से हड़बड़ा गया और इसी बीच मेरा स्टीयरिंग से कंट्रोल खो गया और गाड़ी हल्की रफ्तार में जाकर एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराने की वजह से मेरी गाड़ी के सामने की एक लाइट टूट गई। यानी कि इतनी देर से जो सफर करने में मुझे दिक्कत पेश आ रही थी वो दिक्कत अब डबल हो गई थी, क्योंकि अब गाड़ी एक ही हेडलाइट के बलबूते पर सड़क पर चलने वाली थी और ऐसे में हमारे लिए ये सफर अब बहुत ही कठिन होने वाला था। खैर अब हो भी क्या सकता था। मैं मन ही मन उस आदमी को गालियां दे रहा था जो उस ट्रक को ड्राइव कर रहा था। फिर जब मैंने उस ट्रक को ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये वही ट्रक है जो कि कुछ देर पहले उस ठेले के बगल में मुझे खड़ी हुई नजर आई थी। फिर मुझे लगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रक का ड्राइवर कहीं टॉयलेट वगैरह करने गया हो, तो ऐसे में मैंने वहां पर उसे देखा नहीं होगा और नशे में होने की वजह से वो तेज रफ्तार से ट्रक चला रहा होगा। यही सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया।
अब की बार मैंने एक बार के लिए पीछे की तरफ से पूरी सड़क का माहौल देख लिया था। अभी मैं जिस रास्ते पर था वो रास्ता बहुत ही सुनसान पड़ा था। उस रास्ते को देखकर ऐसा लगता मानो वो कोई कच्ची सड़क हो। हाईवे होने के बावजूद भी उस रास्ते के ऊपर से साधन नहीं गुजर रहे थे। अभी हमारी गाड़ी बहुत ही हल्की रफ्तार से सड़क पर चल रही थी, लेकिन इसी बीच मुझे सामने की ओर कुछ दिखा। मेरी गाड़ी की हेडलाइट किसी लोहे की चीज से टकरा रही थी, जिस वजह से वो चीज चमक रही थी। जैसे हमारी गाड़ी उसके और पास गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि ये कोई ट्रक था जो सड़क के बीच में पलटी खाकर गिरा हुआ था और उसने पूरी सड़क को ब्लॉक करके रखा था। हालांकि साइड से थोड़ा सा रास्ता तो था, लेकिन वहां से गुजरने से पहले मैंने उस ट्रक को बहुत ही ध्यान से देखा। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही ट्रक है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले सड़क के बगल में खड़ा देखा था और जो हमारी गाड़ी के एकदम से करीब से गुजर गया था। दोस्तों, उस ट्रक को देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि उस ट्रक ने अभी अभी पलटी खाई हो, क्योंकि उस ट्रक को कोई खरोंच तक नहीं आई थी और ना ही तो आजू बाजू में कोई शीशा तलक टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त जय की तरफ देखते पूछा तो उसने भी अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे हाँ यार भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वही ट्रक है। लगता है इसका ड्राइवर नशे में था और इसी वजह से ट्रक पलटी खाकर यहाँ पर गिरी हुई है। मुझे भी अपने दोस्त जय की तरह ऐसा ही लग रहा था और ऐसे में अब मेरा यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं था। फिर मैंने गाड़ी को वहाँ से जल्दी से निकाला और फिर रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ क्या है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे दोस्त जय पर पड़ी और जैसे मैंने उसकी ओर देखा तो मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि वो थोड़ा घबराया हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। फिर मैंने जैसे बोला, अरे भाई क्या हुआ, तू इस तरह से घबराया क्यों है? मेरी बात सुनते उसने साइड मिरर की तरफ इशारा किया और जैसे मैंने उसके बताए मुताबिक साइड वाले कांच में देखा तो मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल मैंने देखा कि ये तो वही ट्रक था जो कि थोड़ी देर पहले हमें सड़क के ऊपर पलटी खाया हुआ नजर आया था। इस ट्रक ने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था और जब मैंने अपने दोस्त जय की तरफ देखा तो उसने फिर से कहा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ एक जैसी दिखने वाली 2 ट्रक हों। कहीं ना कहीं जय भी मुद्दे की बात ही बोल रहा था, पर फिर भी पता नहीं क्यों उस ट्रक को देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, क्योंकि इस ट्रक की भी बिल्कुल उसी तरह की हरकतें थी जिस तरह थोड़ी देर पहले हुई थी। जैसे हमारी कार की रफ्तार कम होती तो उसके साथ ही उस ट्रक की रफ्तार भी कम हो जाती। इसका मतलब साफ था कि थोड़ी देर के बाद ये ट्रक वाला हमें टक्कर देने की कोशिश करेगा और इस बार हम एक संकरी रोड पर थे, जिसकी वजह से मुझे डर था कि कहीं ये ट्रक वाला मेरी गाड़ी के अंदर अपने ट्रक को ना ठोक दे। ऐसे में मैं किसी छोटे मोटे मोड़ का इंतज़ार कर रहा था और अब की बार जब मेरी नज़र साइड मिरर में पड़ी तो मैंने देखा कि वो ट्रक वाला बहुत ही रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा था। फिर जैसे उसकी रफ्तार को मैंने बढ़ता हुआ देखा तो मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। मैंने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उसके बाद मुझे सामने की तरफ एक छोटी सी गली निकलती हुई नजर आई। मौका पाते ही मैंने उसी गली में अपनी गाड़ी को घुमा दिया और जैसे हम उस गली के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि वहाँ से एक गांव शुरू होता था। दिखने में वो गांव बहुत ही खामोश था। कुछ छोटी मोटी लाइट वहाँ पर दिखाई देती थी, पर उस गांव के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर बाद में मैंने जैसे अपने पीछे घूम कर देखा तो मैंने पाया कि वो ट्रक उसी रफ्तार के साथ आगे निकल गई। मैं समझ गया था कि ये ट्रक हमें टक्कर मारने की फिराक में थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रक वहाँ से गुजरी तो तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली। फिर उसके बाद मैं किसी तरह से गाड़ी से नीचे उतर गया और उसके बाद मैं जैसे अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि गाड़ी के नीचे की तरफ मुझे एक बड़ा सा कस्बा दिखाई पड़ रहा था। वहाँ एक के बाद एक मकान बने हुए थे। मैं किसी ऐसे मकान को ढूंढ रहा था जहाँ पर हमें आज रात रुकने के लिए जगह मिल सके, मगर मैं जब भी किसी मकान के पास जाता तो मुझे वहाँ पर एक पुराना सा ताला लटका हुआ दिखाई पड़ता।
पर ऐसे में एक बात तो साफ थी कि यहाँ पर जो भी घर है वो सभी या तो बंद हो चुके थे या उन्होंने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है। ऐसे में हमें यहाँ पर कोई भी मकान नहीं मिल सकता। ऊपर से अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। हम चाहते तो अपनी गाड़ी को लेकर निकल सकते थे, लेकिन वो ट्रक वाला हमें कभी भी मौत के घाट उतार सकता था। वहाँ की कोहराम मचाने वाली जबरदस्त ठंड और हल्की हल्की बारिश ने हमें वहीं पर मौजूद एक कमरे का ताला तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, अब मैं चाहता था कि मैं किसी भी एक मकान का ताला तोड़कर उसके अंदर रुक जाऊं। ऐसे में मैंने वहीं पर मौजूद एक पत्थर उठाया और उसके बाद उस पत्थर को लेकर उस ताले पर दे मारा। लेकिन जैसे मैंने उस पत्थर को उस ताले पर मारने की कोशिश की कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, अरे रुकिए भाई साहब, अगर आपको कहीं पर रुकने की ज़रूरत है तो आज आप मेरे घर पर रुक सकते हैं, बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। ये सुनते ही मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो मैं और जय हम दोनों ही इस आवाज़ से हैरान हो गए थे। अब की बार हमने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि एक आदमी था जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने अंधेरे में खड़ा हुआ था। फिर वो आदमी हमारे आगे आगे चलने लगा और उसने दोबारा हमसे कुछ नहीं कहा। हमने भी ज़्यादा नहीं सोचा और उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी हमने सोचा कि अगर वो हमें कमरा दिला रहा है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें ना ही तो किसी मकान का ताला तोड़ना पड़ेगा और ना ही कोई मुसीबत मोल लेनी होगी। उसके बाद वो आदमी बहुत ही सारे मकानों की एक कतार के बाद हमें एक छोटे से कमरे के पास ले गया। तो मैंने देखा कि उस कमरे के बगल में एक मसाल जली हुई थी जिसकी रोशनी वहाँ आजू बाजू में फैली हुई थी। अब मुझे वो कमरा कुछ ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन मरता आखिर क्या नहीं करता। ऐसे में मैंने आज रुकने के लिए उस कमरे को चुना। हम दोनों ने उस आदमी को धन्यवाद बोला और उसके बाद उस कमरे के अंदर पहुंच गए। मुझे एक बात तो समझ में नहीं आ रही थी कि ये पूरा का पूरा गांव सुनसान था, तो फिर ये आदमी अकेला इस गांव में क्या करता है। यही सब सोचते सोचते जब मैं वापस से उस कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो आदमी अब एक अजीब से रूप में दिखाई पड़ रहा था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था। वो उसको पत्थर के ऊपर रगड़ रहा था। कहीं ना कहीं मैं समझ गया कि उसका इरादा क्या है और अब मेरा मन नहीं था कि मैं एक मिनट भी उस कमरे के अंदर रुक सकूं। फिर ऐसे में मैंने अपने दोस्त जय को बोला, भाई जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरी बात सुनकर जय हैरान हो गया, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किल से तो कमरा मिला था और उसके बाद मेरी बात मानकर वो मेरे पीछे पीछे आ गया और हम उस आदमी से किसी तरह बचते बचाते वापस से अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। अब आखिर मैंने भी ठान लिया कि अब जो होना है वो होने पर ही छोड़ देता हूं और अपनी गाड़ी को लेकर सड़क पर भागता रहूंगा। यही सोचकर मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। तब तक वो आदमी हमारे पीछे पीछे भागता मुझे नज़र तो आ रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे अपनी गाड़ी के पास ही नहीं आने दिया और स्पीड से सड़क के ऊपर आ गया। फिर जैसे मैं सड़क पर आया तो अभी भी सड़क का वही हाल था। सड़कें एकदम सुनसान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद उस ट्रक ने भी हमारा पीछा करना छोड़ दिया होगा। ऐसे में अब हम सेफ हैं। फिर मैंने अपनी कार की रफ्तार को जल्दी से बढ़ाया और उस सड़क को क्रॉस करने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इधर मैं गाड़ी को भगा ही रहा था कि एक बार के लिए मेरी नज़र फिर से मेरे दोस्त जय के ऊपर पड़ी। तो मैंने देखा कि उसका चेहरा लाल हो गया है और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। जैसे मैंने साइड मिरर में देखा तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही ट्रक थी जो थोड़ी देर पहले टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी। फिर से उस ट्रक को पीछा करता हुआ देखकर एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ गया कि ये कोई बला ही है और इस बला से बचना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे मेरी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जाती तो वैसे वैसे उस ट्रक की रफ्तार के अंदर भी बढ़ोतरी आती और जैसे मैं अपनी कार की रफ्तार को कम करता तो साला वो ट्रक ड्राइवर वाला भी फिर से अपने ट्रक की रफ्तार को कम कर देता। ऐसे में एक बात तो पक्की हो गई थी कि ये जो भी था ये हमें मारने के इरादे में ही था। रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा बचा हुआ था और इस लंबे रास्ते के ज़बरदस्त कोहरे के बीच में एक हेडलाइट के बलबूते पर गाड़ी को चलाना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। ऊपर से वो ट्रक जो अभी भी हमें टक्कर देकर सड़क के बगल में गिरा सकती थी, वो ट्रक अब और भी स्पीड से बढ़ने लगी। मैंने भी अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया और एक ही हेडलाइट के बलबूते पर सड़क को क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद हम एक बस स्टैंड के पास पहुंचे।
तो मैंने देखा कि उस बस स्टैंड के बगल में एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। मैंने गाड़ी को उसी चबूतरे के बगल में लाकर खड़ा कर दिया। अब मुझे बस किसी तरह से उस ट्रक का वहां से गुजरने का इंतजार था। थोड़ी देर के बाद वही हुआ जो ट्रक इतनी देर से हमारा पीछा कर रही थी। महज 5 मिनट के बाद ही वो वहां से गुजर गई। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त सुबह होने से पहले वहां से नहीं हटे और पूरी रात गाड़ी के अंदर वहीं पर बिताई। हालांकि ठंड की वजह से हमारा बुरा हाल हो गया था, लेकिन जैसे वो वक्त निकला और धूप खिली तब जाकर हमारी सांस में सांस आई। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहीं के एक बाजार में पहुंचा जहां एक बड़ा सा होटल बना हुआ था। किस्मत से सुबह सुबह उस रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे ओपन कर दिया और जैसे मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंचा तो वहां पर जाकर मैंने उस आदमी से इधर उधर की बात करनी शुरू की और बातों ही बातों में मैंने उसे पूरी बात बताई। फिर दोस्तों मेरी बात सुनकर उसने कहा, देखिए भाई साहब, इस हाईवे पर कुछ भी हो सकता है। कभी यहाँ पर वो ट्रक वाला लोगों को कुचल कर निकल जाता है तो कभी कोई भी घटना किसी भी तरह से जन्म ले लेती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप किस गाँव की बात कर रहे हो? यहाँ आसपास में तो कोई कस्बा ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी को गहराई से समझाया तो उसने बताया कि वो एक छोटा सा मोहल्ला है जहाँ पहले एक साथ कुछ लोग रहते थे, लेकिन एक दिन बस्ती में आग लगने की वजह से उन सभी की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद वहाँ पर आत्माओं का भटकना एक आम बात है। आप बहुत ही किस्मत वाले हो जो उन भूतों के इलाके से बचकर जिंदा लौट आए। दोस्तों उस आदमी की बात सुनकर मैं सिंहर उठा और फिर वहाँ से अपना खाना पीना करके मैं अपने घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।